स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस इकोनॉमी ऑफ 2025 यानी कि आने वाले टाइम में स्पेस इकोनॉमी में क्या होने वाला है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे जो हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा महंगा चीज़ है। मतलब बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ है, मतलब हलवा नहीं है बेसिकली, बहुत महंगा है। और इसको सिर्फ दो ही तरह के लोग कर सकते हैं, या तो नेशन यानी आपके पीछे पूरा देश खड़ा हो जाए, उसका टैक्स बेस खड़ा हो जाए, या कि आपके पास बहुत ज़्यादा गहरा पॉकेट है जैसे कि जेफ बेजोस हो जाए, इलॉन मस्क हो जाए। या तो पॉकेट गहरा होना चाहिए या जो पीछे कुछ थोड़ा भरपुष्ट सपोर्ट चाहिए, बाकी कुछ लोग नहीं कर सकते। और रियल वर्ल्ड में इसी कारण से बहुत कम स्पेस कंपनी है। स्टार्टअप की बात नहीं, कंपनी की हाँ भाई हम हैं, हम काम करते हैं, हमारे रॉकेट्स हैं वो ऑर्बिट पे जा रहे हैं, वो सब लेवल से देखें तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके हिसाब से अगर आप और फिल्टर करते हैं, एक और फिल्टर लगाते हैं कि कितनी कंपनी कैश पॉजिटिव है, वो नंबर बहुत ख़राब है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है। यानी कि अगर स्पेस एक्स को देखें, स्पेस एक्स कैश पॉजिटिव नहीं है, वो खुद ही कहते हैं कैश पॉजिटिव नहीं है। स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं है ओपनली, तो वो सारा डिटेल तो नहीं पता, लेकिन खुद ही बार बार हल्ला करते हैं। और वो बाहर से रफ गेस्टिमेट में भी आ रहा है कि जितना स्पीड से ये स्टार शिप पे पैसा उड़ा रहे हैं, उतना स्पीड से आ नहीं रहा है पैसा, उतना है ही नहीं कैपिटल मार्केट में। तो ये बात हो जाता है कि कैश पॉजिटिव होना, कि मैंने एक बिजनेस बनाया, उस बिजनेस से एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है, वो बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगा है। इलॉन मस्क का खुद ही एक तो बड़ा सा मीम है जो कहते हैं ना कि इट्स लाइक कैसे आप $1 मिलियन बनाएं, $1 बिलियन लेके स्पेस इंडस्ट्री में कूदिए। वही समझिए, बहुत महंगा है, मतलब पागल जैसा महंगा है। और ये बहुत स्लो बर्न प्रोसेस है, यानी कि आप आज इसमें पैसा लगाएंगे, बहुत टाइम बाद आपको आग लगना ही है। वो आप आग ही लगा रहे हो, बट धीरे 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 जलाते जलाते आप वहाँ पहुँचोगे। तो इसका कारण ये हो जाता है कि आपका शॉर्ट ड्यूरेशन में जो लोग कूदना चाहते हैं कि मैंने किया तुरंत हो जाएगा, वो ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे इसको। लॉन्ग ड्यूरेशन वाले लोग ही कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होता था। स्टार्टिंग हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, क्योंकि ये V2 जो हुस हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा खतरा कर दिया। ये खतरा से ये हो गया कि अब स्पेस जो है फाइनल फ्रंटियर बन गया। और यहाँ पे देश लोग आ गए, यहाँ पे दो बड़े देश आए, और इन दोनों को ये दिखाना था माइन आर बिगर देन योर्स, मेरा बड़ा है। तो ये दो लोग दिखाने गए मेरा बड़ा है। सोवियत यूनियन बड़ा बना लिया, दिखा नहीं पाया, ये बड़ा बनाए और चले गए। तो ये हो गया। और यहाँ पे समझिए जिस टाइम ये सब प्रोजेक्ट चल रहा था, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। ये काफ़ी लोगों को कॉमन मिसकंसेप्शन है कि नासा को बहुत बड़ा बजट मिलता है। नासा को 1% भी नहीं मिलता है। मतलब जो कांग्रेस बजट बनाई जाती है उसमें 1% नासा नहीं लेता है, मिलता ही नहीं। मांगते रहते, मिलता नहीं है। कितना परसेंट रहता है? 0.45 से लेकर 0.5 तक चलते रहते हैं। और जिस टाइम ये मिशन हो रहा था, यानी कि अपोलो प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वो पहली बार पैसा पानी की तरफ बहाया गया था। वो 4% से 5% तक चले गए थे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब ये कोल्ड वॉर था फुल इस पर, और दिखाना था कि मेरा बड़ा है, उस टाइम में बड़ा चेक दिया जाता था ये लोग को। इसीलिए बार तुरंत जैसे अपोलो खत्म हुआ, तुरंत क्यों नहीं मार्स चले गए, तुरंत ये क्यों नहीं कर लिया, वो नहीं करे, टका खत्म हो गया। और जब देख लिया कि ये तो फूट ही जा रहा है, जा ही नहीं पा रहा, फूट ही जा रहा है बार बार, तो वो हो गया कि भाई लोगों का खत्म हो गया। लोगों ने बोला सर आपने दिखा दिया आपका बड़ा है, अब छोड़िए। तो यही समझिए। और यहाँ पे समझिए दो ही लेवल के प्लेयर्स बचे आपका, यूएसएसआर और यूएसए। और फिर सेकंड ग्रेड पावर में आ गए आपका यूके और फ्रांस। लेकिन ये लोग इतना तबाह हो गए थे वॉर से कि ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। यूके का तो बहुत सैड बात है, क्योंकि उनके कंपनी में अच्छे लोग थे, अच्छे इंजीनियर्स थे, अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन पॉलिटिक्स ने उनको हुलुलु कर दिया। तो पॉलिटिक्स जैसे इंडियंस की बैंड बजाता है, वैसे ब्रिटिशर्स की भी बजाता है। तो ये बात में आप शांति रख सकते हो। फिर अभी के टाइम में अभी चल रहा है चाइना, रशिया, इंडिया और EU, ये सब लोग कूदे हुए हैं। तो ये हुआ अर्ली स्टार्टअप, यहाँ से गाड़ी खुली थी स्पेस का। अब बात करते हैं कमर्शियल मार्केट का। तो ये समझिए जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हो गया, जब दिखा दिया अमेरिका ने कि सर मेरा बड़ा है आप मत लड़ो, जब वो हो गया, जब सोवियत यूनियन फुस हो गया, उसके बाद हो गया कि भैया अब क्या। तो अब क्या में आया कमर्शियल मार्केट। यहाँ पे ये समझिए कि ये पहली बार था कि स्पेस से कुछ किया जा रहा था और उससे प्रॉफिट आ रहा था। यानी कि ऐसा नहीं कि हमने बस पैसा डाल के उड़ा दिया, ना जी ना, उससे कुछ निकालो। मतलब पैसा डाले, थोड़ा रिटर्न भी दीजिए, कम ही दीजिए यार। हम बिलियन डाले, आप बिलियन रिटर्न मत दीजिए, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट मामले में थोड़ा सा तो प्रॉफिट दीजिए, मतलब कैश पॉजिटिव तो कीजिए। ये पहली बार शुरू हुआ। तो इसमें दो चीज़ पे गवर्नमेंट पैसा पानी की तरफ बहाया, स्पाइंग पे यानी कि एक दूसरे को देखें, दूसरा मीटरोलॉजी पे यानी कि वेदर का स्टडी में बहुत किया। बोले वेदर का स्टडी में गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? बात है गवर्नमेंट का आधा से ज़्यादा काम वेदर से रिलेटेड होता है। फ्लडिंग कहाँ आ रहा है, वेदर से पता चलेगा ना। आपका ये समझिए कि टेम्परेचर कैसा होता है, सुनामी कैसा होता है, हर चीज़ जो वेदर रिलेटेड है, अगर आप वेदर समझते हैं दिख जाता है। तो
गवर्नमेंट के लिए वो फ़ायदेमंद रहता है वो सब पे खर्च करना, गवर्नमेंट करता है। फिर अब आते हैं कमर्शियल एंटिटीज़ में। कमर्शियल एंटिटीज़ में आपका टीवी ब्रॉडकास्टिंग पहली बार था जब सैटेलाइट को एकदम सीरियसली लिया गया कि अच्छा सैटेलाइट से कमर्शियली कुछ बना सकते हैं, कुछ लॉन्च कर सकते हैं और उसका जो इतना खर्चा आएगा उसके बावजूद भी आप उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। ये मतलब एकाएक धड़धड़ा के सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का बूम आया, ये इसी के कारण हुआ। टीवी सैटेलाइट गाड़ी खोल दिया, मतलब छप्पर फाड़ के सब लोग सैटेलाइट बनाना शुरू किया। फिर कम्युनिकेशंस पे भी थोड़ा काम हुआ और इस सब के बाद ये सब तो अभी तक चलिए आप माइल्ड चल रहे थे। जो मेन मतलब छक्का मारा गया वो था सैटेलाइट नेविगेशन। सैटेलाइट नेविगेशन से पूरा वर्ल्ड का कॉमर्स चेंज हो गया। बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया? बात है कि पहले प्लेन में ये होता था, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता था और भगवान भरोसे चलते थे। और हो चुका है कि प्लेन दूसरे देश में चला गया और उसका एयरफोर्स उसे बूम कर दिया। कमर्शियल प्लेन के साथ हुआ, ये होता है। तो इसीलिए जीपीएस को खोल दिया गया। जीपीएस पहला था, मतलब रशियंस ने भी बनाया था, अमेरिकन ने बनाया। अमेरिकन का पहले बना था, लेकिन अमेरिकन ने खोल दिया कि ठीक है आप हमारा जीपीएस कोई भी यूज़ कर सकता है, उसका रेजोल्यूशन कम रखेंगे। मतलब जो मिसाइल वाला जीपीएस है वो रेजोल्यूशन हम किसी को नहीं देंगे जब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करके नहीं खरीदता। जैसे कि इंडिया जीपीएस लेता है और बोलता है कि हमें एयरफोर्स के लिए चाहिए, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, उसका डीलिंग होगा। जो आप पाकिस्तान में देख रहे हैं कि प्लेन इंडिया का उड़ नहीं पा रहा था रात को, कारण वही था जीपीएस बंद कर दिया था यूएसए। और इसीलिए उस तमाचा के बाद इंडिया को लगा हम अपना बनाएंगे नाविक। तो वही समझिए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से कॉमर्स आपका शिपिंग इंडस्ट्री में, आपका एयरलाइंस में और देखते देखते पैकेज डिलीवरी में। यानी कि आप इतने सारे अमेजॉन चल कैसे पा रहे हैं? क्योंकि ये है आपका क्या बोलते हैं ट्रैकिंग सिस्टम है। आप ट्रैक कर सकते हो। आप किसी को बोलते हो ये जगह पे आना, उसको पूरा शहर का लोकेशन मालूम होने की जरूरत नहीं है, उसको बस मोबाइल यूज़ करना आना चाहिए। ठीक से आता है तो वो पहुंच ही जाएगा। तो इसी कारण से ये बहुत चेंज हो गया। तो इतना प्रॉफिटेबल हुआ कि जीपीएस के बाद आ गया आपका ग्लोनस, ये रशियन सिस्टम है। ग्लोनस के बाद आया आपका गैलीलियो, ये है यूरोपियन यूनियन का सिस्टम। उसके बाद आ गया चाइनीज सिस्टम जो बेंजू है। तो रहा बात में इंडियन करने वाला बात है, इंडियन रीजनल है अभी के टाइम में। नाविक का प्लान है कि वो ग्लोबल करेंगे, अभी नहीं है। और जापानीज लोग का भी अपना एक रीजनल है, वो 2 रीजनल है। बाकी सारे ये जो चार्ट दिखा रहा हूँ ये ग्लोबल है कि मतलब पूरा प्लैनेट पे कहीं पे भी है आपको सिग्नल मिलेगा, आप काम कर सकते हो। और अगर आप ढंग का रिसीवर लेते हो तो वो जीपीएस और गैलीलियो पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। चाइनीज़ वाला पे लोगों को भरोसा नहीं है और रशियन वाला बार बार फेल हो जाता है। तो लिटरली जीपीएस गैलीलियो आप किसी भी ब्रांड का देखें आजकल लिखा रहता है G3 चिप्स। G3 चिप का मतलब होता है कि एटलीस्ट 3 जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो तीनों यूज़ करता है। तो ये हुआ कमर्शियल। जब ये सब खुलने लगा ना तब एक्चुअली पैसा आना शुरू हुआ। तब हुआ गवर्नमेंट को कि हम रॉकेट बनाते और स्पाइंग और मीटियोरोलॉजी ये सबसे थोड़ा सा खर्च करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा खर्च नहीं अफोर्ड कर सकते। बोले ना 4% अब नहीं नासा को दिया जा सकता, तो भाई ये कमर्शियल जो है ना बाकी का लोड उठा लेते हैं। यहाँ से गाड़ी खुली कि स्पेस से पैसा बनाया जा सकता है। तो ये हो गया स्टेप 1। अब आते हैं जो कड़वा बात हो गया वो है सैचुरेशन। रहा बात कि जब स्पेस में पैसा बनने लगा तो पैसा से क्या होता है, जितना पैसा होता है उतना ज़्यादा कंपटीशन होने लगता है। यानी कि भैया तुम 10 करोड़ बना रहे हो तो मैं भी तो आऊँगा ना, सर मुझे भी तो कुछ दीजिए। और इससे जितना ज़्यादा लोग आते हैं, कंपटीशन जब बढ़ने लगता है तब होता है प्राइस कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन का मतलब ये होता है कि तुम 10 करोड़ में करोगे मैं 5 करोड़ में कर दूंगा, तुम 5 करोड़ में करोगे मैं 4 करोड़ में कर दूंगा। और उससे ये होता है जिसे कहते हैं रिड्यूस्ड प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा था पर लॉन्च वो घटते चला जाता है। वो अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाए तो आता है बैंकरप्सी। हर चीज़ का एक लिमिट होता है, बैलेंस में होना चाहिए आपका। मतलब ओवर सप्लाई भी आप करोगे तो भी डूब ही जाओगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन बहुत है, जो सुनने में आपको लगा कि अरे 25-26 स्पेस कंपनियाँ रही यानी कि सबके सब डूबने वाले हैं, वो ओवर कंपटीशन वाला स्टेट पहुँच गया है। और ये समझिए कि मार्केट के पास टोटल कैपिटल फिक्स्ड है। यानी कि क्यूब सैटेलाइट बहुत सस्ता हो गया, इसलिए ठीक है स्कूल वाले कर लेंगे, लेकिन कितने स्कूल के पास उतनी फंडिंग है? और आप दाम बहुत कर भी देते हो तो एक पॉइंट के बाद करेंगे क्या? मतलब ठीक है ना, क्यूब सैट से कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं? मतलब आप ये देखो, एक होता है करने के लिए करना, एक होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा से धीमे था और अब जब स्पेस धड़धड़ा के आने लगे तो शुरू में एक इन्फ्लक्स आया, इतने सारे बैकलॉग थे वो क्लियर होने लगा। जब बैकलॉग क्लियर हो गया है तब अब होता है कि यार अरे कुछ एक्चुअली नया है नहीं, बस लॉन्च करने का कर दो। लेकिन अब वैसा कुछ मतलब समझे लिस्ट खत्म नहीं हो रहा, वैसा नहीं है। लॉन्च करने का अभी भी आप कर सकते हो, लेकिन उसका वो वाइबिलिटी, उसकी नेसेसिटी कम होने लगी है। तो ये समझिए मार्केट का टोटल कैप सबको पता है कि मतलब स्पेसएक्स के पास अगर वो $10 बिलियन उड़ाने लगता है, $10 बिलियन कमा ही नहीं सकता, मार्केट में है ही नहीं, उतने सैटेलाइट्स हैं ही नहीं कि भैया आप मतलब हर दूसरे दिन लॉन्च करो। आप रॉकेट ऑलमोस्ट फ्री कर दो तो भी उतना है ही नहीं, मतलब उसमें सैचुरेशन हो गया है। मतलब एक होता है ना कि आपके जगह पे फाइबर आता है, फाइबर टू होम आ जाता है, जियो फाइबर आ जाता है बल्ले बल्ले, उसके बाद मान लीजिए एयरटेल आ जाता है, उसके बाद मान लीजिए एक और आ जाता है। अब क्या 25-26 और आएगा? नहीं ना, क्योंकि उतने क्लाइंट ही नहीं है। वैसे ही समझिए, तो मार्केट का एक कैपिटल होता है, हर फील्ड का एक कैपिटल लिमिट होता है कि आप ये काम कर रहे हो तो इतना ही मिलने वाला है।
तो उस कारण से ये हो गया कि भैया थोड़ा मतलब कैपिटल हो चुका है, कैपिटल सैचुरेट कर गया है। और इससे ये समझिए कि ओवर सप्लाई जब होने लगा तो बैंकरप्सी होने लगा। बैंकरप्सी में जैसे आपका अभी ये ताज़ा लॉन्चर बन गया, ये कंपनी पता नहीं कहाँ से इन्वेस्टर इनको पैसा दे रहे थे, स्टीम से रॉकेट लॉन्च कर रहे थे। ये एक छोटी कंपनी जिन्होंने मतलब रॉकेट लैंडिंग भी परफेक्ट कर लिया तो भी पुश हो गए। और बहुत सारा लंबा लिस्ट है बाय द वे, मैं ये 3 ठो दिखा, ये इंटरेस्टिंग लगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैंकरप्सी जो है आना शुरू हो जाता है कि ओवर सप्लाई। हम भी स्मॉल, इसीलिए मैं बोलता हूँ जितने भी कंपनी स्मॉल लॉन्च व्हीकल पे काम कर रहे हैं वो फ्री के पीटेंगे उनको। मतलब स्मॉल लॉन्च होते ही उन्हें लार्ज रॉकेट बनाना पड़ेगा। इसीलिए देखिए इलेक्ट्रॉन रॉकेट पूरी तरह से मैच्योर हुआ नहीं, उसकी रिकवरी हुई नहीं, धड़धड़ा के वो कूद कर न्यूट्रॉन बनाओ, क्योंकि रॉकेट बड़ा ही होना चाहिए। छोटा रॉकेट पे आप बैंकरप्सी के बहुत ज़्यादा नज़दीक जा रहे हो। अब यहाँ पे एक दूसरा हेडेक आ जाता है, बड़ा बढ़िया, ये फिजिक्स बोलता है, इसमें आप कोई हाय तौबा नहीं कर सकते। फिजिक्स बोल रहा है बड़ा रॉकेट इक्वल बढ़िया रॉकेट, लेकिन प्रॉब्लम है सर टका कौन दे रहा है आपको? आप बड़ा बना दो, टका कौन दे रहा है आपको? समझ रहे? स्पेसएक्स का स्टारशिप बड़ा रॉकेट है, बहुत फायदा होगा, बहुत बढ़िया बात है। सर टका कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। मतलब बोलोगे नासा कॉन्ट्रैक्ट, नासा एक ही तो करेगा, उससे ज़्यादा उसके पास ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कि आप पूरा स्पेस स्टेशन एक बार लॉन्च करो, कितने क्लाइंट हैं जिनको उतना ज़रूरत है? तो अब स्पेसएक्स क्यों बना रहा है? वो खुद के लिए बना रहे हैं ताकि वो स्टार लिंक को डिप्लॉय कर सकें। तो इसी को हम लोग सैचुरेशन कहते हैं। मार्केट में एक लिमिटेड है, मतलब बोले ना कि जैसे आपके जगह पे 2 या 3 फाइबर प्रोवाइडर आ सकते हैं, 100-150 नहीं आ सकते। तो वही वाली बात हो जाती है कि हर मार्केट का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। स्पेस मार्केट वहाँ पहुँच गया है जहाँ सैचुरेशन हो गया है। तो इंडिया में जैसे अगर मान ली 25-26 कंपनी अब घुसती है कि हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार रहेंगे, जब तक वो एक्चुअली बनाएंगे, जब तक वो एक्चुअली लॉन्च करेंगे, जब तक उनको होगा कि सर मतलब, क्योंकि शुरू का कुछ साल इन्वेस्टर आपसे पूछता नहीं है, 5 से 10 साल वो नहीं पूछते हैं, लेकिन जब 10 साल बीत जाएगा तब वो पूछेंगे सर थोड़ा लाइए, रिटर्न लाइए। उस टाइम में धड़ 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 करके बैंकरप्सी आने लग जाएगी। तो ये सैचुरेशन का साइड इफेक्ट है। तो अब बात करता है कि इसका किया क्या जाए, फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए एक ही तरीका है सर्वाइव करने का कि आपको मोनेटाइजेशन खुद से करना होगा। कि मैं स्पेस क्यों जा रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ से पैसा कैसे निकालना है, ये आपको करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्पेस एक्स को पता है स्टारशिप का कोई क्लाइंट नहीं है। इक्का दुक्का स्टारशिप को मान लीजिए लॉन्च हो भी जाए ईयरली, उससे उतना प्रॉफिट नहीं आएगा जितना वो खर्च कर चुके हैं उसे बनाने में, और नेगेटिव चलेगा। तो वो कर क्यों रहे? इसके लिए, स्टारलिंक के लिए। अब मतलब बड़ा रॉकेट रहेगा तो फायदा कि बड़े स्टारलिंक के सैटेलाइट लिए जा सकते हैं, तब स्टारलिंक में कम सैटेलाइट से ज़्यादा काम हो सकेगा। या मतलब अगर बहुत सैटेलाइट ही लॉन्च करना है, 1 ही 2 लॉन्च में कंप्लीट कर पाएंगे। वो अपना एवेन्यू बना रहे कि हम ये रॉकेट बना रहे हैं, इस रॉकेट से ये करेंगे, इससे हम प्रॉफिट निकालेंगे। वो खुद से कर रहे हैं, पूरी तरह से सेल्फ मतलब समझिए सेटिस्फाइड चल रहे हैं। मतलब कि हम, मेरा फैक्ट्री है, मेरा ये मतलब समझिए रेलवे स्टेशन है, हम फैक्ट्री से रेलवे स्टेशन तक खुद का रेलवे लाइन बिछाएंगे, उस रेलवे लाइन पे अपना ट्रेन चलाएंगे, उससे अपना प्रॉफिट निकालेंगे। लोग करते हैं, इसलिए देखिए कोयले पावर प्लांट में सीधे रेल से ही ले जाया जाता है। तो बात वही हो जाती है। फिर यहाँ पे अभी सबसे बड़ा खुला मार्केट जो है वो है स्पेस टूरिज्म का। यानी कि स्पेस टूरिज्म का जो मार्केट है वो अभी ढंग से है नहीं। और मैं टूरिज्म बोल रहा हूँ जो ऑर्बिट पे जाए, ये नहीं कि जाके आप ढप्पा मार के नीचे आ जाए, नहीं, ऑर्बिट पे जाए। वो मार्केट अभी तो पूरा अनटैप्ड है। तो अनटैप्ड क्यों है? हमारे पास जैसे ड्रैगन कैप्सूल आ गया है जो कि मैंड एयरक्राफ्ट, ये है मैंड रेटेड है, आप आराम से उसमें आदमी को डाल सकते हैं, आदमी को ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि हमारे पास स्पेस स्टेशन नहीं है। यानी कि आईएसएस जो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो गवर्नमेंट ओन्ड है। आपको मतलब समझिए, वो आप गवर्नमेंट से बोल रहे हो कि सर हमें यहाँ आने दो। आपको चाहिए कि सर ये मेरा प्राइवेट होटल है, यहाँ पे जिसको आना है आओ, पैसा दो, आ जाओ। तो वो करने के लिए प्रॉब्लम बन जाता है कि सर स्पेस स्टेशन कौन बनाएगा? तो अभी उस पर एक्सियम स्पेस काम कर रहा है। अगर एक्सियम स्पेस सक्सेसफुल हो जाता है तो स्पेसएक्स का मेन पैसा आना शुरू होगा। अभी नहीं, अभी वो भगवान भरोसे चल रहे हैं। मतलब भगवान भरोसे क्या, इन्वेस्टर का पैसा जाया जा रहा है और स्टारलिंक पे बेट लगाए हुए हैं। तो ये एक सीरियस बात हो जाता है कि आपको स्पेस टूरिज्म बनाना है तो उसके लिए पहले स्पेस स्टेशन बनाना पड़ेगा। फिर अब बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे यही स्टारलिंक ही हो गया। कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है कि सैटेलाइट से सब चीज़ कम्युनिकेट होगा, सारे मोबाइल फ़ोन सैटेलाइट से काम करेंगे। लेकिन बात है कि बहुत ज़्यादा सैटेलाइट चाहिए ये करने के लिए, और दूसरा बात है उतने यूज़र्स नहीं है। जैसे कि स्टारलिंक अगर पूरा प्लैनेट को कवर करता है और ज़मीन पर ही मेजॉरिटी इंसानियत रहती है, ये बात एकदम सही है। तो बात है कि उन लोग के पास नेट क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनीज करप्ट है। इंडिया में स्टारलिंक का उतना ये नहीं होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि हर जगह फाइबर पहुंच रहा है। इंडिया में फाइबर पेनिट्रेशन यूएस के फाइबर पेनिट्रेशन से अच्छा है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश में बहुत ख़राब इंटरनेट है, कुछ कुछ देश में बहुत अच्छा है, बाकी सब में भगवान भरोसे है। वहाँ सब पे हो सकता है, लेकिन अब उसका एक लिमिट है कि वहाँ उनके मार्केट में पैसा है, अनटैप्ड है। और जहाँ स्पेसएक्स ढप्पा मारने लगा, वहाँ की अगर लोकल कंपनी जग गई कि अरे हम डाल देते हैं ना टावर, सर यहाँ पे किसी को नहीं मिल रहा, हम टावर डाल देते हैं,
हम थोड़ा-सा फाइबर बिछा देते हैं, तब क्या होगा? तो वही दिक्कत है, होता है यूज़र्स ही नहीं है। तो ज़मीन में जितने उनके यूज़र्स हैं, कुछ-कुछ जगह पे रहेंगे। रिमोट लोकेशन हो गया, आउटपोस्ट हो गया, ये हो गया, फॉरेस्ट्री वाला डिपार्टमेंट हो गया, वो सबको रहेगा, लेकिन करोड़ों में यूज़र्स नहीं है। मोबाइल यूज़र्स उनको सँभाले रखेंगे, जैसे आपका एयरक्राफ्ट हो गया, आपका बोट्स हो गया, लेकिन उसमें कितने यूज़र्स हैं? तो ये समझ रहे, ये बैलेंसिंग एक्ट अभी लटका हुआ है। मतलब स्पेस एक्स की बैंड बजी पड़ी हुई है और ये सेम बैंड इसका भी बजेगा, ब्लू ओरिजिन का। और बाकी सारे जो छोटे-छोटे आ जा रहे हैं वो तो आएँगे ही और उसी स्पीड से पिट भी जाएँगे। क्योंकि बोले मार्केट में है ही नहीं उतना जगह कि भई आप घुसे जा रहे हो, सब हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। अरे करना ही है क्या स्मॉल सैटेलाइट से? पहले ये बताओ। क्या करेंगे जो पहले से नहीं हुआ है? हम अर्थ ऑब्ज़र्व करेंगे। सर डव सैटेलाइट 100 एक बार में लॉन्च किया जाता है। 100 हम लोग के पास है सर। बहुत सारी कंपनी, मतलब एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन हिट कर जाता है, हिट हो गया है। तो ये एक बहुत मतलब सीरियस बात है। और इसीलिए देखिए ब्लू ओरिजिन भी किस पे फोकस कर रहा है? ऑर्बिटल रीफ पे। जब तक खुद का स्पेस स्टेशन नहीं है, खुद का इनकम स्ट्रीम नहीं बनेगा। स्टारलिंक का इनकम स्ट्रीम अभी ही नेगेटिव है, खुद ही वो बोलते हैं कि हमारा नेगेटिव, और वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमें बड़ा रॉकेट चाहिए तभी जाके हो पाएगा, तभी इस पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वही समझिए कि जो उसका हम लोग को ये फेज़ को, यानी कि अराउंड 2015 से 2025 तक को कहा जाएगा एक्सपेंशन फेज़। जैसे कि जब गेम ऑफ थ्रोन्स आया था तो कहा जाता था टीवी का सबसे गोल्डन पीरियड है, एकदम बम बम सब चीज़ बन रहा है, सोप्रानोस से गेम ऑफ थ्रोन्स तक को बोला जाता है। तो वैसा ही समझिए स्पेस में हो रहा है, अभी सब चीज़ ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके बाद ठंडा भी आएगा। तो वही है, जो वही कंपनी टिक पाएगी लॉन्ग टर्म में जिसके पास खुद का तरीका हो कि भैया हम बना क्यों रहे हैं, उससे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। मोनेटाइजेशन करना आएगा तो ही काम होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस इकोनॉमी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।